दोस्तों, आज मैं आपको लिए चलता हूँ कश्मीर लद्दाख यात्रा पर धारा 370 हटने के बाद। ये यात्रा वृतांत लिखा है मेरे मित्र तुषार जी कोठारी ने। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम यात्रा का प्रोग्राम बनाते हैं अपने दोस्तों के साथ और उस प्रोग्राम के बनते बिगड़ते कई दोस्तों का यात्रा के साथ जुड़ना और कई दोस्तों का निकलना चलता रहता है और अंततः जो निकल पाते हैं वही साथ हो पाते हैं। तो हमारी कश्मीर लद्दाख यात्रा कई दिन पहले तय हो चुकी थी और इसमें टोनी की जगह आशुतोष था, लेकिन यात्रा का दिन आते आते उसका कार्यक्रम टलता गया। आशुतोष के पिताजी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। इस वजह से अंततः उसकी यात्रा निरस्त हो गई और हम 4 बचे। तय हुआ कि दशरथ जी की ब्रीजा से जाएंगे। 29 अगस्त को अचानक हिमांशु और टोनी ने साथ आने की इच्छा जताई कि वे दूसरी गाड़ी से चलेंगे। फिर 31 अगस्त आते आते उनका मन बदल गया। मैंने टोनी से कहा कि अगर वह चलना चाहता है तो उसकी क्रेटा से 5 लोग जा सकते हैं। मुझे पता था कि टोनी की कई सालों से लद्दाख जाने की इच्छा थी। 31 अगस्त को हम पूरा दिन इंतजार करते रहे कि टोनी एक्सयूवी गाड़ी का इंतजाम करके हमारे साथ चलेगा, लेकिन शाम को 4 बजे उसने इनकार कर दिया। दशरथ जी की गाड़ी के टायर बदलवाने थे। हम रुके हुए थे कि यदि दूसरी गाड़ी का इंतजाम हो जाए तो टायर बदलने का खर्चा बच जाएगा, लेकिन थक हार कर 31 अगस्त की शाम 4:30 बजे हमें टायर बदलने का फैसला लेना पड़ा और मैंने व दशरथ जी ने जाकर गाड़ी के टायर बदलवा लिए। अब तय हो चुका था कि हम 4 लोग ही जा रहे हैं। 1 सितंबर को सुबह ठीक 9 बजे निकलने की योजना बनाई थी। अनिल को भी सेलाना से रतलाम आने को कहा गया। ठीक 9 बजे हम चारों ऑफिस पर एकत्रित हो गए थे। हमें विदाई देने के लिए संतोष जी त्रिपाठी, गामड़ पहलवान, अनुज शर्मा, हिमांशु जोशी और उदित अग्रवाल ऑफिस पर पहुंच गए थे। ऑफिस में नाश्ता करने के बाद हम ठीक 9:15 बजे रतलाम से रवाना हो गए। नामली में चाय पी और जावरा में मनीष दभाई से मुलाकात कर हम करीब 11 बजे मंदसौर में आशुतोष के ऑफिस पर पहुंच गए। हम मंदसौर में आशुतोष के ऑफिस पर ही थे कि टोनी का फोन आया। उसने कहा कि वह 1-2 मित्रों को लेकर 3 बजे रतलाम से निकलेगा और रात को जयपुर या उससे आगे जहां कहीं भी हम होंगे हमारे साथ जुड़ जाएगा। मैंने उसे समझाया कि अगर उसकी इच्छा है तो वह अकेला ही अपनी गाड़ी लेकर आ जाए। हम 5 उसकी गाड़ी से चल पड़ेंगे। क्रेटा की डिक्की भी बड़ी है और 5 का लगेज उसमें सेट हो जाएगा। हमने कहा कि अगर वो आ ही रहा है तो हम रास्ते में रुककर उसका इंतजार कर लेंगे। हम मंदसौर से आगे बढ़े, अभी निम्बाड़ा पहुंच रहे थे कि फिर टोनी का फोन आया कि वह 2-2:30 बजे निकल जाएगा और एक्सयूवी 500 गाड़ी लेकर आएगा। वह साथ में एक ड्राइवर भी लेकर आएगा जो हमारी ब्रीजा को वापस ले जाएगा। यह तय होने के बाद कि वह आ ही रहा है, हमने वक्त गुजारने के लिए सांवरिया सेठ के दर्शन कर लेने का फैसला किया और निम्बाहेड़ा से हम सांवरिया जी के रास्ते पर मुड़ गए। करीब 3 बजे हमने सांवरिया सेठ के दर्शन किए। इसी समय टोनी ने रतलाम से रवाना होने की सूचना दे दी। अब यह तय हुआ कि चित्तौड़ में टोनी का इंतजार किया जाए और उसके आने के बाद ही आगे बढ़ा जाए। हम लोग चित्तौड़गढ़ के डाक बंगले पर पहुंच गए। अंदाजा था कि टोनी शाम 6 बजे तक यहाँ पहुंचेगा और इस वक्त करीब 4:15 हो रहे थे। हमारे पास करीब 1.25 घंटे थे। हम लोग कमरों में सो गए। शाम को ठीक 6 बजे टोनी एक्सयूवी लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। गाड़ी से सामान निकालकर दूसरी गाड़ी में जमाया और हम करीब 7 बजे चित्तौड़ से रवाना हो गए। यदि हम लगातार चल रहे होते तो बड़े आराम से शाम तक जयपुर पार करके काफी आगे पहुंच गए होते, लेकिन हमारे कई घंटे खराब हो चुके थे। लेकिन हमें आगे का तय कार्यक्रम बनाकर रखना था, इसलिए हमने रात को ही जयपुर पहुंचने का निर्णय लिया। रात करीब 12:30 बजे हम जयपुर से 30-40 किलोमीटर पहले इस होटल पर पहुंचे। रास्ते में ही हमने ये होटल ओयो से बुक कर ली थी। रात करीब 1:30 बजे सोने की बारी आई। सुबह 8 बजे निकलने का फैसला करने के बाद हम सो गए। इस वक्त सब लोग जाग चुके हैं और निकलने की तैयारी में हैं। जयपुर से हम 30 किलोमीटर दूर थे। हम सुबह 8:30 पर होटल से निकले थे। जयपुर को पार करते करते 9:45 बज चुके थे। मुझे तेज भूख लग रही थी। पेट्रोल पंप कंपनी द्वारा संचालित एक ढाबे पर रुककर हमने नाश्ता किया।
नाश्ते के दौरान चर्चा हुई कि गाड़ी के पहियों का बैलेंसिंग और अलाइनमेंट ठीक करवा लिया जाए ताकि आगे कोई समस्या न आए। नाश्ता करके हम आगे बढ़े। शाहपुरा पार हो गया। हम लोग दोनों तरफ टायर की दुकान देखते हुए चल रहे थे। करीब 11 बजे पावटा नामक गांव में MRF टायर की एक दुकान नजर आई। इस दुकान पर हम बड़े उत्साह से पहुंचे थे कि जल्दी से टायर का बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करवाकर आगे निकलेंगे। टायर वाले ने व्हील खोलना शुरू किया। एक टायर में स्क्रू फंसा हुआ था। इसे निकाला तो टायर पंचर हो गया। पंचर सुधारने के चक्कर में उसने टायर के छेद को और बड़ा कर दिया, लेकिन पंचर फिर भी नहीं बना। इस चक्कर में देर होती गई और 2 घंटे गुजर गए। टायर खराब हो गया था। टायर वाले से चिक चिक भी हुई। फिर उसने जैसे तैसे पंचर बनाकर गाड़ी को फिट किया। हम आगे रवाना हुए। अभी तो हम दिल्ली भी पार नहीं कर पाए थे और दोपहर के 2 बज गए थे। अभी हमें 500 किलोमीटर और चलना था। दिल्ली में हमें भीतर नहीं जाना था। नए बने वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर चलते हुए हम बड़ी तेजी और आसानी से दिल्ली पार कर सोनीपत पहुंच गए। इस वक्त करीब 3:30 बज रहे थे। भूख लगाई थी। पानीपत के बाईपास पर हम एक छोटे ढाबे पर भोजन करने के लिए रुके। गाड़ी बाहर खड़ी थी। भोजन के दौरान ही गाड़ी पर नजर पड़ी तो देखा कि गाड़ी का पिछला पहिया बैठा हुआ था, जिसका पंचर बनवा कर आए थे। जब हम भोजन कर रहे थे, प्रकाश ने भोजन से इनकार कर दिया था। हमने उसे कहा कि जब तक हम भोजन कर रहे हैं वह आसपास किसी पंचर वाले से पंचर बनवा ले। वह आसपास की दुकानों पर गया, लेकिन कोई भी पंचर सुधारने को राजी नहीं था। एक पंचर वाले ने शर्त रखी कि पहिया हम ही को खोलना पड़ेगा। अब कोई चारा नहीं था। उससे टायर में हवा भरवाई और हम आगे बढ़ गए। टायर वाले ने साफ कह दिया था कि पंचर नहीं सुधरेगा, आपको ट्यूब डलवाना पड़ेगा। हम हवा भरवा कर आगे बढ़ गए। समय खराब हो चुका था। चिंता भी बढ़ गई थी। अब ट्यूब डलवाने की चिंता थी। हम दोनों और टायर की दुकान देखते हुए चल रहे थे। एक टायर की दुकान दिखी भी, लेकिन उसके पास हमारे साइज का ट्यूब नहीं था। फिर आगे बढ़े। पानीपत बाईपास पर डीजल डलवाना था। पेट्रोल पंप पर ही हवा भी भरवानी थी। उसने बगल की एक दुकान पर भेजा। यहाँ ट्यूब भी उपलब्ध थे। हमने पंचर बनाने वाले से कहा कि ट्यूब डलवाना है। उसने टायर देखा और हमसे कहा कि वह पंचर ही ऐसा बना देगा कि ट्यूब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि उसने इस काम के लिए 900 रुपए मांगे। काफी सोच विचार के बाद हम राजी हो गए। इसके साथ ही हमने सोचा कि स्टेपनी में ट्यूब लगवा लेते हैं ताकि कुछ तो काम दे सके। उस बंदे ने अच्छे से पंचर सुधार दिया। स्टेपनी के कटे टायर में भी भीतर से पेंच लगाकर ट्यूब भी डाल दिया। उसने दावा किया कि जो पंचर उसने ठीक किया है वहां से हवा लीक नहीं करेगा। बहरहाल यह काम निपटाते निपटाते शाम के 7:15 बज चुके थे। यहाँ से बिलासपुर अभी 275 किलोमीटर दूर था। पता नहीं हम वहां पहुंच सकेंगे कि नहीं। खैर, यहाँ से आगे बढ़े। रास्ता बेहद शानदार था। 1 घंटे से भी कम समय में 90 किलोमीटर की दूरी पार कर हम अंबाला पार कर गए। आगे भी रास्ता शानदार था। चंडीगढ़ का यह एक्सप्रेसवे चंडीगढ़ शहर से काफी बाहर से निकल गया था। रात करीब 9:30 बजे हम 4 लेन छोड़कर 2 लेन पर पहुंच गए थे और अब बिलासपुर केवल 50 किलोमीटर दूर था। हालांकि अब पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया था। हिमाचल में प्रवेश करके एक होटल पर भोजन के लिए रुके। अब 10:15 हो चुके थे और बिलासपुर केवल 35 किलोमीटर दूर था। भोजन करके चले। हमें उम्मीद थी कि 12 साढ़े 12 तक बिलासपुर पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया और गाड़ियां अटक गई। आखिरकार रात 1:30 बजे हम बिलासपुर शहर में पहुंचे। बड़ी चुनौती अभी बाकी थी, फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस ढूंढने की। सड़क के दोनों ओर बोर्ड देखते हुए चल रहे थे। पहाड़ी शहर रात को पूरी तरह सुनसान, कहीं कोई नहीं जिससे पूछताछ की जा सके। चलते चलते ध्यान में आया कि शहर को तो हम पीछे छोड़ चुके हैं। फिर वापस पलटे। भाग्य से एक चाय की दुकान नजर आई। वहां पूछा, कुठार रेस्ट हाउस कहाँ है, क्योंकि यही हमारी बुकिंग थी। उसने कहा, कुठार तो पता नहीं, लखनपुर में FRH है।
लखनपुर कहाँ है? यहाँ से पीछे 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। हम जिधर से आए थे फिर उधर ही चल पड़े। 3 किलोमीटर चलने के बाद कस्बा सा नजर आया। बोर्ड देखते रहे। थोड़ी ही देर में बोर्ड नजर आ गया। बोर्ड पर बने तीर की दिशा में एक पतली सी सड़क काफी ऊपर जा रही थी। बोर्ड पर FRH की दूरी 500 मीटर बताई गई थी। इस संकड़ी सड़क पर बेहद खड़ी चढ़ाई चढ़ते रहे। काफी दूर चल लिए, लगा कि 500 मीटर तो कभी के पार हो गए होंगे। लेकिन थोड़ा और ऊपर चढ़ने पर FRH नजर आया। अब मुझे पता चल चुका था कि जहां की हमने बुकिंग करवाई थी ये वो जगह नहीं है। लेकिन अब कहां जाते? FRH का कर्मचारी बाहर आया तो मैंने कहा कि हमारी बुकिंग है, जाम में फंसने की वजह से देर हो गई। उसने बिना ना नुकुर किए कमरे खोल दिए। अब कोई समस्या नहीं थी। यहाँ की बुकिंग नहीं भी है तो आज का रैन बसेरा हमें मिल गया था। मैं, टोनी और अनिल एक कमरे में थे। टोनी ने नीचे सोने का मन बनाया, लेकिन तभी कमरे में एक बहुत बड़ा कन खजूरा नजर आया। उसे तो कमरे से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर हम तीनों ही पलंग पर सो गए। रास्ते में ही तय कर लिया था कि देर तक सोएंगे। फिर भी सुबह 8 बजे नींद खुल गई। FRH पर बढ़िया पराठे का नाश्ता किया और 10:15 बजे यहाँ से निकले। बिलासपुर पार किया ही था कि प्रकाश को याद आया कि वह चश्मे का घर वहीं भूल आया है। लेकिन हम आगे बढ़ चुके थे। दोपहर करीब 3:45 बजे हम कुल्लू को पार करके आगे के एक ढाबे पर इस वक्त भोजन कर चुके हैं और अब आगे बढ़ने वाले हैं। अब ज्यादा रास्ता नहीं है। हम 1-8 घंटे में ही मनाली में होंगे। खैर, बात सुबह की। हम आगे चल ही रहे थे कि बिलासपुर FRH से फोन आया कि हिसाब वाली कॉपी भी वहीं छूट गई है। प्रकाश कहने लगा कि वापस चलो, लेकिन हमारा 1 घंटा बिगड़ सकता था। एक बार तो वापस जाने के लिए पलटे भी, लेकिन फिर सबने कहा कि डायरी का झटका तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। बस फिर आगे बढ़ गए। तभी प्रकाश को एक आइडिया सूझा। उसने FRH के कर्मचारी को फोन लगाकर कहा कि वह डायरी के पन्नों के फोटो लेकर व्हाट्सएप कर दे। 1-8 घंटे बाद व्हाट्सएप पर डायरी के पन्ने भी आ गए। भाग 2। हिडम्बा मंदिर के पास ही है खाटू श्याम बर्बरीक का स्थान। 3 सितंबर 2019 मंगलवार रात 10 बजे दोपहर को भोजन करने के बाद निकले तो कुल्लू से बाहर हो ही चुके थे। अब हमें मनाली पहुंचना था। हम शाम करीब 5 बजे मनाली पहुंच गए। गूगल मैप पर हिडम्बा मंदिर देखा तो पता चला कि जहां हम थे हिडम्बा मंदिर भी वहीं दिख रहा था। गाड़ी पार्क की। भीतर जाने का टिकट 50 रुपए प्रति व्यक्ति था। 5 टिकट लेकर भीतर गए तो पता चला कि यह तो वन विहार है। हिडम्बा मंदिर तो अभी 3 किलोमीटर आगे है। इस गार्डन में नीचे एक छोटा सा तालाब बनाकर इसमें पैडल बोट भी डाल रखी है। यह सिर्फ एक उद्यान था जिसमें देवदार के बड़े बड़े पेड़ थे। 15 मिनट इस उद्यान में घूमकर बाहर निकले। बाहर ही माल रोड थी। 1-8 घंटे माल रोड पर घूमे। टोनी ने बालिका पावनी के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीदे। अब यहाँ से बढ़े तो हमारा लक्ष्य था हिडिंबा मंदिर। हिडिंबा मंदिर बेहद ऊंची पहाड़ी पर था। हिडिंबा मंदिर में पहुंचे और दर्शन किए। हिडिंबा मंदिर महाभारत काल में भीम की राक्षस पत्नी के नाम पर बना है। महाभारत की कथा के अनुसार हिडिंब वन में हिडिंब राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था और यहाँ से गुजरने वाले मनुष्यों को मारकर खा जाता था। भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। तब उसकी बहन हिडिंबा ने भीम से विवाह कर लिया। हिडिंबा से भीम को घटोत्कच नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हुआ, जिसे आजकल खाटू श्याम कहा जाता है। कहते हैं बर्बरीक के पास 3 तीर थे और इनमें से हर एक तीर पूरी दुनिया को नष्ट करने की क्षमता वाला था। उसके 2 तीर तो भगवान कृष्ण ने अपनी चतुराई से नष्ट करवा दिए थे, लेकिन उसके पास 1 तीर और बचा था। महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए जब बर्बरीक चला तो उसने अपने गुरु से कहा कि वह हारने वाले की मदद करेगा। कृष्ण ने सोचा कि अगर बर्बरीक कौरवों से मिल गया तो पांडव जीत नहीं पाएंगे। भगवान कृष्ण ने चतुराई से उसे रोका
और उससे दान मांगा। बर्बरीक ने कहा कि जो चाहो मांग लो। भगवान ने उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक ने कहा कि वह सिर देने को तैयार है, लेकिन उसकी इच्छा है कि वह महाभारत का युद्ध देख सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका सर काटकर एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से उसने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। हिडिंबा मंदिर के पास ही बर्बरीक का स्थान भी है। हम वह भी देख कर आए। अब हमें वशिष्ठ होकर कोठी पहुंचना था। कोठी में हमने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बुक करवा रखा था। वशिष्ठ रास्ते में ही था। वशिष्ठ मंदिर में गर्म पानी के कुंड हैं। हम चले। इस वक्त 6:30 हो रहे थे। मनाली लेह हाईवे पर चल रहे थे। उम्मीद थी कि हम वशिष्ठ पहुंचेंगे, लेकिन वशिष्ठ तो आया ही नहीं। हम 7 बजे तक कोठी पहुंच गए। हम बीच में कहीं रास्ता चूक गए थे शायद। कोठी पहुंचे तो कोठी में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस ढूंढते हुए कोठी से 2 किलोमीटर आगे निकल गए। फिर लौट कर आए तो पता चला कि जहां पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस का रास्ता है, वहीं से आगे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। रास्ता बेहद सकरा था, फिर भी उस रास्ते पर आगे बढ़े। अंधेरा हो चुका था। टूटा फूटा रास्ता 500 मीटर आगे जाकर खत्म हो गया। आगे एक नाले ने रास्ता बंद कर दिया था। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी अभी दूर नजर आ रहा था। वहां फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था भी या नहीं पता नहीं, रास्ता बंद था। अब कोई चारा नहीं था, वापस लौटना ही था। गाड़ी पलट नहीं सकती थी। जैसे तैसे रिवर्स करके गाड़ी वापस लाए। अब तय हो चुका था कि फॉरेस्ट रेस्ट हाउस नहीं जाना है। रात गुजारने के लिए होटल ढूंढना था। ओयो पर होटल बुक किया। होटल 2 किलोमीटर पीछे था। फिर पीछे लौटे और होटल में आ गए। अभी 8 बजे थे। हम लोग इस होटल में ही रुके। अब सोने का समय। कल लेह की यात्रा शुरू करेंगे। अगले दिन 4 सितंबर 2019 बुधवार सुबह करीब 7:45 बजे। इस वक्त 3 लोग तैयार हो चुके हैं और दशरथ जी और अनिल तैयार हो रहे हैं। हमने सुबह 8 बजे निकलने का समय तय किया था। सब कुछ ठीक ही था, लेकिन इस वक्त एक नई समस्या सामने है। रात को 1-1:30 बजे दशरथ जी के दाएं पैर की कनिष्ठिका उंगली में जबरदस्त दर्द होने लगा। उनका दर्द अभी भी जारी है और समस्या यह है कि इस वजह से वे अपना दायां पैर जमीन पर भी नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे में अब डॉक्टर की जरूरत है। अब या तो हम पीछे मनाली जाएं या आगे केलांग पहुंचकर डॉक्टर को दिखाएं। यह तय हुआ कि केलांग ही जाते हैं। केलांग करीब 100 किलोमीटर दूर है। 4 से 5 घंटों में हम केलांग में होंगे। भाग 3। सुबह ठीक 8 बजे हम पिछली होटल से निकल पड़े थे। रोहतांग पास यहाँ से 40 किलोमीटर दूर था। शुरुआती रास्ता ठीक था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बेहद खराब रास्ता आ गया। जगह जगह लैंडस्लाइडिंग के कारण पत्थर, कीचड़, हद से ज्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता। हम चलते रहे, लेकिन रोहतांग पास से 15 किलोमीटर पहले बड़ा जाम लगा हुआ था। इस जाम में हम करीब 2.5 घंटे फंसे रहे। सारा ट्रैफिक रोहतांग पास तक ही था। हम करीब 12 बजे रोहतांग पास पर पहुंच गए। वहां रुककर कुछ फोटो वीडियो बनाए। जल्दी ही वहां से निकल पड़े। आगे करीब 15 किलोमीटर तक बेहद खराब रास्ता था, लेकिन फिर इसके बाद शानदार रास्ता शुरू हो गया। बीच में कहीं कहीं पथरीला उबड़ खाबड़ रास्ता था, लेकिन कुल मिलाकर रास्ता अच्छा था। हम करीब 2:15 बजे केलांग के पास पहुंच गए। टोनी 1 बजे से भूख लगने की बात कह रहा था। तय ये हुआ कि भोजन केलांग में करेंगे। केलांग में ही दशरथ जी को डॉक्टर को दिखाना था। केलांग पहुंचे तो एक रास्ता सीधे बाहर जा रहा था और दूसरा रास्ता केलांग गांव के भीतर जा रहा था। केलांग हिमाचल प्रदेश का जिला मुख्यालय है। हमें दशरथ जी के लिए दवाइयां भी लेनी थी। केलांग गांव का रास्ता तीखी ढलान वाला बेहद सकरा रास्ता था। टोनी ने थोड़ी आपत्ति की, लेकिन मैंने कहा कि दशरथ जी के लिए दवाइयां लेना है। हम लोग केलांग के भीतर घुसे। बेहद सकरा रास्ता, लेकिन तभी अस्पताल का बोर्ड नजर आ गया। हम आगे बढ़ते गए, लेकिन तभी एक मेडिकल स्टोर नजर आया। मैं वहां उतर गया। रास्ता बेहद सकड़ा था, इसलिए बाकी के लोग गाड़ी लेकर आगे बढ़ गए। मेडिकल स्टोर वाले ने बताया कि अस्पताल तो पीछे छूट गया है।
मोबाइल से फोन करके गाड़ी को वापस बुलाया। रास्ता इतना सकरा था कि गाड़ी बड़ी मशक्कत से पलट पाई। अब हम गाड़ी में बैठकर अस्पताल के लिए चले। ये रास्ता भी बेहद सकरा था, लेकिन जैसे तैसे हम अस्पताल पहुंच ही गए। अस्पताल पर भी गाड़ी को पलटाना बेहद कठिन था। मैं और दशरथ जी अस्पताल में चले गए। बाकी तीनों साथी गाड़ी को पलटाने के काम पर लग गए। उधर डॉक्टर अभी आया नहीं था। मैं दशरथ जी को अस्पताल में बैठाकर वापस आया, तब तक गाड़ी पलट चुकी थी, लेकिन जगह नहीं थी। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गया। उसने दशरथ जी को देखा। दशरथ जी को एक साधारण दर्द निवारक गोली लिखी और यूरिक एसिड का टेस्ट करवाने की सलाह दी। इस समय हम जांच तो करवा नहीं सकते थे। अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर था, उसे खुलवाया, लेकिन जो दवाई डॉक्टर ने लिखी थी वह वहां उपलब्ध ही नहीं थी। ये दवा पहले वाले मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध थी, लेकिन अब गाड़ी वहां लेकर जाना संभव नहीं था। गाड़ी को नुक्कड़ पर छोड़कर मैं और प्रकाश पैदल ही दवा लेने गए। गाड़ी को नुक्कड़ पर छोड़कर मैं और प्रकाश पैदल ही दवा लेने गए। दवा लेकर लौटे तब तक गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी और ऐसी जगह खड़ी थी जहां थोड़ी सी जगह उपलब्ध थी। हम दवा लेकर लौटे, लेकिन पैदल चढ़ाई चढ़ने में हमारा दम फूल गया। खैर, हम गाड़ी पर पहुंचे और जल्दी ही केलांग से लेह वाले रास्ते पर आ गए। 500 मीटर आगे ही होटल थे। अब 3 बज चुके थे और सभी को जोरदार भूख लग चुकी थी। एक होटल पर भोजन का ऑर्डर दिया। गोभी की सब्जी और दाल, साथ में तवा रोटी। बहुत शानदार भोजन था। भोजन करते कराते 3:30 बज गए। तभी ध्यान में आया कि गाड़ी में डीजल डलवाना है। होटल वाले से पूछा तो उसने बताया कि डीजल 7 किलोमीटर पीछे मिलेगा। आगे अब लेह तक कहीं भी डीजल नहीं मिलेगा। अब 7 किलोमीटर पीछे टेंडी तक जाना था। अभी मेरा और दशरथ जी का भोजन बाकी था। तब टोनी और प्रकाश ने कहा कि वे जाकर डीजल डलवा लेंगे। वे दोनों गाड़ी लेकर चले गए। हमने भोजन किया, चाय पी। 15-20 मिनट गुजर गए। हमारे भोजन के दौरान बाइकर्स का एक ग्रुप भी वहां पहुंचा था। उनके साथ एक लड़की भी थी। बातचीत हुई तो पता चला कि ये लोग केरल से बाइक से निकले हैं। सभी विद्यार्थी थे और पिछले 12 दिनों से बाइक यात्रा करके यहाँ पहुंचे थे। अब लेह जा रहे थे। भोजन करके डीजल डलवाकर निपटे तब तक 4 बज चुके थे। हमारा अगला पड़ाव डारचा था, जो कि यहाँ से केवल 31 किलोमीटर दूर था। रास्ता बेहद शानदार था और वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगना था। डारचा के पास अगला पड़ाव सरचू है, जो डारचा से करीब 80 किलोमीटर दूर है। रास्ते में बरलेसला पड़ता है, जो कि करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। अगर जाम ना लगा हो तो हम वहां पहुंच सकते थे, लेकिन हम केलांग से चले तो जिस्पा से निकलते हुए 3 किलोमीटर आगे डारचा पहुंच गए। जिस्पा में मुझे PWD रेस्ट हाउस का बोर्ड नजर आ गया था, लेकिन उस वक्त हम आगे निकल गए थे। डारचा में घुसने के पहले पुलिस की चेकिंग थी। वहां गाड़ी नंबर आदि नोट कराए। वहीं के पुलिसकर्मी से पूछताछ की तो उसने सलाह दी कि आप यहाँ मत रुको, पीछे जिस्पा में जाकर रुको, वहां रुकने की ठीक ठाक व्यवस्था है। शाम करीब 5:30 बजे जिस्पा लौटे। PWD रेस्ट हाउस पर थोड़ी सी मशक्कत के बाद रुकने की व्यवस्था हो गई, लेकिन यहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पहुंचकर यह भी तय हुआ कि सुबह 6 बजे यहाँ से निकल जाना है, इसलिए जल्दी भोजन करके सोना चाहिए। यहाँ नजदीक ही एक ढाबा है, लेकिन आज यह ढाबा बंद था। करीब 1 किलोमीटर आगे एक होटल में जैसे तैसे भोजन मिल गया। टोनी, दशरथ जी और अनिल ने भोजन किया। मैंने थोड़ी सी सब्जी खाई। प्रकाश तो भोजन करने आया ही नहीं था। भोजन करके लौटे तो घर पर वैदेही को फोन किया। रेस्ट हाउस के बाहर BSNL का नेटवर्क मिल रहा था। बातचीत करके डायरी से जुड़ा। अब सोने की तैयारी। शुभ रात्रि। भाग 4। हम सुबह ठीक 6 बजे जिस्पा से निकल गए थे। रास्ता कहीं कहीं बेहद शानदार और कहीं कहीं बेहद खराब था। बड़े बड़े पत्थरों पर से गाड़ी निकालना पड़ रही थी। शुरुआती रास्ता अच्छा था। हम करीब 8:15 बजे
बरलसला पास पर पहुंच गए थे। बरलसला दर्रा भी करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ हाई एल्टीट्यूड का पूरा असर दिखता है। बरलसला पार करके अगला ही गांव सरचू था। सरचू पहुंचने का रास्ता बेहद खराब था। असल में सड़क का काम चल रहा था, इस वजह से डायवर्जन बनाए हुए थे। सरचू हम करीब 10 बजे पहुंच गए थे। सरचू से पांग 71 किलोमीटर दूर है। सरचू से जैसे ही निकले बेहद शानदार सिंगल रोड मिली। ये रोड करीब 40 किलोमीटर तक अच्छी थी, फिर बीच में बेहद खराब रास्ता आ गया। 10-15 किलोमीटर खराब सड़क के बाद फिर से इस पड़ाव तक करीब 15 किलोमीटर का रास्ता अच्छा था। अब हम भोजन करने वाले हैं। हमें बताया गया है कि यहाँ से आगे का रास्ता अच्छा है। देखते हैं आगे क्या होता है। पांग में भोजन करने के लिए रुके थे। पांग में जिस होटल पर गए वह होटल वाली मैदे की ठंडी रोटियों को गर्म करके खिला रही थी। दशरथ जी ने 3 प्लेट भोजन का ऑर्डर दे दिया था। जब रोटियां ठंडी दिखी तो टोनी नाराज हो गया। उसने खाने से इनकार कर दिया। हालांकि उस पर हाई अल्टी का असर पहले से ही शुरू हो गया था। मैंने उससे कहा कि वह किसी दूसरे होटल में गर्म खाना बनवा ले, लेकिन वह नाराज हो चुका था। इसी गुस्से में उसने कुछ भी नहीं खाया। उसकी हालत पहले ही खराब थी, भूखा रहने से और खराब हो गई। प्रकाश की हालत भी ठीक नहीं थी, उसका पेट गड़बड़ हो रहा था। उसने भी कुछ नहीं खाया। अनिल ने भी नहीं खाया। मैंने और दशरथ जी ने भोजन किया। मैंने जैसे तैसे 2 रोटियां खाई। हमें बताया गया था कि आगे का रास्ता अच्छा है। अच्छा क्या, रास्ता बेहद शानदार 2 लेन था। पांग से निकलते ही करीब 40 किलोमीटर तक घाटी थी। समतल रास्ता था। पांग से टंगलंगला करीब 75 किलोमीटर था। पांग करीब 15,500 फीट की ऊंचाई पर था, जबकि टंगलंगला 18,500 फीट की ऊंचाई पर है। सभी लोगों पर हाई अल्टी का असर अभी जारी रहना था। रास्ता अच्छा था, इसलिए दिक्कतें कम थी। हम करीब 2:30 बजे टंगलंगला पर पहुंच गए। यहाँ करीब 20 मिनट रुके, फोटो और वीडियो बनाए। रास्ते भर बाइकर्स और साइकिल से इस रास्ते को पार करने वाले मिलते रहे। टंगलंगला के बाद रास्ता आसान और नीचा था। टंगलंगला पार करते ही कई पहाड़ लगातार उतरना पड़ते हैं, फिर रास्ता नदी के साथ चलने लगता है। हम शाम को 6 बजे लेह पहुंच गए। 2 दिन पहले टोनी ने ओयो से लेह में होटल बुक कराया था। आधा घंटा सफर करके पूरा बाजार पार करके हम वहां पहुंचे तो उसने रूम देने से साफ इनकार कर दिया। हम 5 लोगों में से अब सिर्फ दशरथ जी का फोन चालू था। उन्होंने चलने से पहले जियो का पोस्टपेड कनेक्शन ले लिया था। दशरथ जी के फोन से मैंने लेह की प्रोटोकॉल असिस्टेंट को फोन किया। उसने बताया कि मेन बाजार में होटल ब्लूबू इन में 1600 रुपए प्रति कमरे के हिसाब से कमरे मिल जाएंगे। इधर अब अंधेरा होने लगा था। होटल महंगा था, लेकिन 2 लोग ढीले पड़ चुके थे। मैंने फौरन इसी होटल को हाँ कहा और हम इस होटल में आ गए। यहाँ आए और सेटल हुए। टोनी की तबीयत खराब हो चुकी थी, उसे अब बुखार आने लगा था। कमरे में आते ही उसने बिस्तर पकड़ लिया था। भोजन करने के लिए बाजार जाने को भी वह तैयार नहीं था। उसने कहा कि उसके लिए हम कुछ लेकर आ जाएं, ताकि वह यहीं खा लेगा। होटल की मैनेजर से शुद्ध शाकाहारी होटल के बारे में पूछा और बाजार में उस होटल पर पहुंचे। मुझे तो भोजन करना नहीं था। दशरथ जी और अनिल ने भोजन किया। टोनी के लिए दाल चावल पैक करवा लाए। उसने कमरे पर ही थोड़ा सा भोजन किया। अब सोने की तैयारी। भाग 5। आज की सुबह हम इस होटल में आ गए थे। कल जो होटल किया था वह महंगा भी था और कमरे तो अच्छे थे, लेकिन पूरी तरह पैक थे। हवा आने की कोई जगह ही नहीं थी। रात को सफोकेशन की वजह से नींद ही नहीं आई। रात को 2 बजे कमरे का दरवाजा खोला, बाहर जाकर खुली खिड़की से ताजी सांस ली, फिर दरवाजा खुला रखकर ही सोया। तब भी ठीक से नींद नहीं आई। यह पहले ही सोचा था कि सुबह होटल बदलना है। सुबह वाले होटल का चेकआउट टाइम सुबह 9 बजे का था, इसलिए जो करना था जल्दी करना था। मैंने ओयो पर चेक किया तो इस होटल से महज 750 मीटर दूरी पर यह होटल दिखाया जा रहा था, जहां अन्य सारी सुविधाओं के अलावा पार्किंग सुविधा भी थी। ओयो से मैंने तुरंत यह होटल बुक किया।
मैं और अनिल होटल देखने आए। यह पहले वाले से बहुत अच्छा था। कमरे भी तल मंजिल पर थे और कम कीमत के थे। यहाँ पोहे का नाश्ता भी मिल गया। कई दिन बाद पोहे खाए, मजा आ गया। अब चले लेह घूमने। सीधे पहुंचे लेह पैलेस। यह तिब्बती शैली में बना हुआ प्राचीन महल है। लद्दाख के नामग्याल राजाओं ने इसे बनवाया था। यह बेहद सुंदर महल है। कई मंजिला यह भवन पारंपरिक तरीके से लकड़ी और मिट्टी से बनाया गया है। इसकी एक खासियत यह भी है कि यहाँ के सारे दरवाजे बेहद छोटे हैं और यहाँ झुककर ही जाना पड़ता है। यहाँ 100 से ज्यादा छोटे कमरे बने हुए हैं जो राज कर्मचारियों के लिए थे। महल के भीतर बौद्ध मंदिर भी है। कई बड़े हॉल भी हैं। इन दिनों एएसआई द्वारा इस महल को प्राचीन स्वरूप में वापस लाया जा रहा है। महल की दीवारों पर बने तीरों और पेंटिंग्स को फिर से रंगा जा रहा है। जहां जहां महल जीर्ण शीर्ण हुआ था उसकी भी मरम्मत की जा रही है। महल देखकर नीचे उतरे तो ध्यान आया कि नुब्रा वैली और पैकोंग लेक पर जाने के लिए इनर लाइन परमिट बनवाना है। महल से लौटकर मेन बाजार स्थित पर्यटक सूचना केंद्र पर पहुंचे। वहां पता चला कि परमिट तो डीसी ऑफिस में बनेगा। डीसी ऑफिस पहुंचे तो वहां के कर्मचारियों ने वहां मौजूद एक लड़की के साथ जाने को कहा। तेनझंग नाम की यह लड़की ट्रैवल एजेंट थी। डीसी ऑफिस के बाहर ही उसकी दुकान थी। उसने परमिट के लिए आईडी कार्ड मांगे। फिर बात आई गाड़ी के परमिट की। तब पता चला कि यदि गाड़ी आपकी है तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन किसी और की है तो फिर गाड़ी नहीं ले जा पाएंगे। उसने कहा कि आप डीसी से मिल लो, वो परमिट दे देगा तो आप अपनी गाड़ी से जा पाएंगे। मैं और दशरथ जी डीसी ऑफिस पहुंचे। यहाँ सचिन कुमार वैश्य कलेक्टर हैं। कलेक्टर को मैंने अपना कार्ड भेजा तो उसने कर्मचारी से कहा कि आप एडीएम से मिल लो। एडीएम निचली मंजिल पर बैठता था। वह कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का अधिकारी था। उसने कोई भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। हम फिर ऊपर डीसी के पास पहुंचे। डीसी के बजाय डीसी के पीए से मिले। पीए ने हमें समझाया कि गाड़ी के परमिट की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन टैक्सी यूनियन वालों ने अपने चेक पोस्ट बना रखे हैं। वो प्राइवेट बाहर की गाड़ियां चेक करते हैं। अगर गाड़ी आपकी निजी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, मारपीट भी की जा सकती है और हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते। उसने कहा कि आप डीसी से मिल लो, कभी कोई रास्ता निकला तो दूसरे टूरिस्टों को भी फायदा हो जाएगा। हमने फिर डीसी से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ज्यादा व्यस्त था और किसी कार्यक्रम के लिए निकल रहा था। मुलाकात नहीं हो पाई। अब एक ही रास्ता था कि टैक्सी किराए पर लेकर जाया जाए। इस वक्त 2 बजे थे। हम ट्रैवल एजेंट की दुकान पर पहुंचे। तेनजिंग का बड़ा भाई भी आ गया था। उसने कहा कि आप विचार कर लो, 3 बजे भी आप कहोगे तो कल का परमिट बन जाएगा। अब हम चले सिंधु दर्शन करने। मनाली लेह हाईवे पर करीब 8 किलोमीटर दूर सिंधु दर्शन घाट बना हुआ है। इंद्रेश जी के सिंधु दर्शन कार्यक्रम के चलते यहाँ खुला ऑडिटोरियम और घाट बना हुआ है। हम वहाँ पहुँचे। थोड़ी देर रुके और फोटो और वीडियो बनाए। अब हम चले वॉर मेमोरियल देखने। वॉर मेमोरियल का टिकट 200 रुपए है, लेकिन 200 रुपए में मेमोरियल के साथ लाइट एंड साउंड शो, जोरावर सिंह फोर्ट और वहां का लाइट एंड साउंड शो का टिकट भी इसमें शामिल था। वॉर मेमोरियल में कारगिल वॉर के फोटो, युद्ध के वीर नायकों के फोटो, उनके लिखे पत्र, प्रयुक्त हथियार वगैरह प्रदर्शित किए गए हैं। हर पर्यटक को यह देखना ही चाहिए। अब 3:15 हो चुके थे। अब यह तय हुआ कि हम नुब्रा वैली और पैकोंग लेक के लिए टैक्सी लेकर जाएंगे। ट्रैवल एजेंट को परमिट की राशि चुकाई। टैक्सी भी उसी ने कराने का प्रस्ताव रखा, जिसे हमने स्वीकार कर लिया। यहाँ टैक्सी यूनियन ने हर स्थान का किराया तय किया हुआ है। परमिट बनवाने का बोलकर हम वहां से निकले। अब 4 बज रहे थे और तेज भूख लग रही थी। हमारे होटल के बाहर ही एक रेस्टोरेंट है, वहीं भोजन किया। टोनी और अनिल बाजार घूमने चले गए और हम यानी मैं, दशरथ जी और प्रकाश होटल में आ गए। हमें 6 बजे परमिट लेने और 7 बजे लाइट एंड साउंड शो देखने जाना था। होटल पर आराम करने के दौरान
मैंने कमलेश से पिंटू यानी आनंद शुक्ला का नंबर लिया। पिंटू आजकल भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है। बात यह थी कि दशरथ जी की बड़ी इच्छा थी बॉर्डर पर 0 पॉइंट तक जाने की। ट्रैवल एजेंट ने कहा कि अगर आर्मी में कोई परिचित हो तो परमिशन मिल सकती है, वरना वहां नहीं जा सकते। पिंटू का नंबर आया तो मैंने उसे फोन किया। उसने कहा कि वह थोड़ी देर में पता करके बताएगा। 1 घंटे में उसका फोन आ गया। पूरे सियाचिन एरिया के ब्रिगेडियर साहब से उसकी बात हो गई थी और ब्रिगेडियर के एडीसी कैप्टन दीपक का नंबर उसने भेजा। उसने कहा आप बात कर लो। मेरी कैप्टन दीपक से बात हुई। उन्होंने कहा कि परमिट का मामला वे ही देखते हैं, कोई समस्या नहीं, आपको जहां जाना हो आप जा सकते हो। मजा तो तब आ गया जब उन्होंने रात रुकने की व्यवस्था करने को भी कहा। यह बात सुनकर सभी खुश हो गए। दशरथ जी तो खुशी से नाचने लगे। अब यह तय हो गया कि हम पेकोंग लेक नहीं जाएंगे, खरदुंगला टॉप होकर तुरतुक और वहां से आगे सीमा के आखिरी गांव ठांग तक जाएंगे। रात भी वहीं गुजारेंगे। इस वक्त शाम के 6:30 हो गए थे। हम होटल से निकले, ट्रैवल एजेंट से परमिट लिया, बॉर्डर पर जाने के लिए टैक्सी तय कर ली। 7:10 पर हम वॉर मेमोरियल पहुंच गए। वॉर मेमोरियल के पिछले हिस्से में लाइट एंड साउंड शो किया जाता है। यह 7:30 पर शुरू हो जाता है, लेकिन आज काफी देर हो रही थी। पता चला कि कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के भाई वहां आ रहे थे, इसलिए शो देरी से शुरू हुआ। आधे घंटे बाद बेहद प्रभावी ढंग से कारगिल युद्ध जीवंत कर दिया गया था। शो देखने के लिए सैकड़ों लोग मौजूद थे। भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। पता चला यह शो अभी 1 महीने से ही शुरू हुआ है। कारगिल विजय दिवस से ही यह शो शुरू किया गया है। कारगिल युद्ध में 1700 सैनिक अधिकारी शहीद हो गए थे। उस वक्त तो इसे युद्ध भी घोषित नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसे युद्ध कहा जाने लगा। लौटते समय इसी पर चर्चा होती रही कि उस जमाने में भारत की अप्रोच कितनी ढीली थी। अगर उस समय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो युद्ध के दूसरे मोर्चे भी खोल दिए जाते। कारगिल की चोटियों पर बैठे दुश्मन पर एयरफोर्स से हमला कर दिया जाता और पाकिस्तान का पूरा निपटारा ही हो जाता। केवल नेता बदलने से ही देश के तौर तरीके और दुनिया के देशों का तरीका भी बदल गया। अब भारत घुसकर मारता है और पाकिस्तान घबरा रहा है। यही बातें करते हुए हम मेन बाजार तक पहुंच गए। कैमरे के लिए मेमोरी कार्ड और कुछ अन्य चीजें खरीदनी थी। मेन बाजार में गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। गाड़ी को होटल की पार्किंग में ही पार्क करना था। दशरथ जी, टोनी और प्रकाश बाजार में ही गाड़ी से उतर गए। मैं और अनिल गाड़ी लेकर होटल आ गए। यहाँ आकर हमने 8 तारीख के लिए इसी होटल की बुकिंग भी कर ली। हमारी गाड़ी यहीं पार्क रहेगी। अभी तक हमारे साथी लौटे नहीं हैं और हम उनका इंतजार कर रहे हैं। भाग 6, खारदुंगला और नुब्रा वैली के साथ ठांग से पीओके का नजारा। कल सुबह हम करीब 9:15 बजे होटल से निकले। नाश्ता करना था। ड्राइवर पुंचुक ने कहा कि नाश्ता रास्ते में करेंगे। गाड़ी चली। थोड़ी ही देर में खारदुंगला का चढ़ाई वाला रास्ता शुरू हो गया। जबरदस्त तीखी चढ़ाई, घुमावदार रास्ते और ऊंचाई बढ़ने के साथ तेजी से कम होती ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी का ही असर था कि नींद आने लगी। गाड़ी में मौजूद सभी लोग झपकियां लेते हुए चल रहे थे। खारदुंगला लेह से 40 किलोमीटर दूर है। करीब 1.25 घंटे की यात्रा के बाद हम दुनिया की सबसे ऊंची सड़क खारदुंगला टॉप पर पहुंच गए। 18,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर ऑक्सीजन बेहद कम थी। गाड़ी से उतरते ही कड़ाके की ठंड से सामना हुआ। सभी ने अपनी जर्किनें पहन ली। बाहर निकलते ही कैंटीन नजर आया। अभी तक कुछ खाया नहीं था। कैंटीन में जाकर मैगी खाई और कॉफी पीकर बाहर निकले। अब खारदुंगला टॉप पर फोटोग्राफी का मौका था। कैंटीन के सामने सड़क के दूसरी ओर करीब 30 फीट ऊंची टेकरी पर खारदुंगला गोम्पा है। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर गोम्पा पर पहुंचे। यहाँ हमने फोटो खींचे, वीडियो बनाए। गोम्पा के सामने सड़क के दूसरी ओर शिव मंदिर भी है। वहां पहुंचे, शिव मंदिर के भी फोटो लिए।
मैं वीडियो बना रहा था तभी आर्मी के एक जवान ने आकर रोका और बोला डिलीट करो। मैंने उसे दिखाया कि डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन डिलीट किया नहीं। वह संतुष्ट होकर लौट गया। करीब 45 मिनट खारदुंगला पर गुजारकर हम आगे बढ़े। करीब आधे घंटे की लगातार उतराई के बाद अब हम नुब्रा वैली में प्रविष्ट हो चुके थे। हम डिस्किट पहुंच चुके थे। यहाँ हमने भोजन किया। यहाँ मेन्यू में वेज थुपका देखा तो उसी का ऑर्डर दिया। अभी तक मुझे पता नहीं था कि थुपका क्या होता है। थुपका आया तो पता चला कि नूडल्स में कई तरह की सब्जियां, गोभी, मशरूम, पालक इत्यादि डाले जाते हैं। इसी को थुपका कहते हैं। यह मजेदार था। भोजन करने के बाद हम आगे बढ़े। आगे लगातार घाटी थी। आगे परतापुर था, जहां सेना की चेक पोस्ट थी। यहाँ पहुंचकर मैंने कैप्टन दीपक को फोन लगाया। उन्होंने बताया कि हमारे ठहरने की व्यवस्था यहाँ से 3 किलोमीटर आगे 162 आरडी के रेस्ट हाउस में है। हम वहाँ पहुँचे और पूछताछ करने के बाद आगे बढ़े। खूबसूरत नुब्रा वैली में गाड़ी चलती रही। करीब 10 किलोमीटर बाद रास्ता पहाड़ पर चढ़ गया। शयोक नदी हमारे साथ साथ चल रही थी, खतरनाक बहाव के साथ। पहाड़ी पर चढ़ा रास्ता आगे बढ़कर नीचे उतरा और नदी का पुल पार करके हम फिर से घाटी में उतर गए। आगे तुर्तुक गांव आया। वास्तव में खारदुंगला टॉप से उतरने का रास्ता लगभग 60 किलोमीटर का है और इसके बाद डिस्किट गांव से नुब्रा वैली शुरू हो जाती है। दोनों ओर आसमान छूते भूरे मटमैले पहाड़, बीच में बहती श्योक नदी और नुब्रा घाटी। यहाँ एक और चमत्कार है। डिस्किट से हिमालय का रेगिस्तान भी शुरू हो जाता है। ये रेतीला रेगिस्तान करीब 30 किलोमीटर में फैला है। डिस्किट से शुरू हुआ रेगिस्तान हुंदर तक चलता रहता है। ये दृश्य भी मजेदार है कि रेगिस्तान जैसे रेतीले टीले और गांवों में चीड़ के ऊंचे वृक्ष और जबरदस्त हरियाली। वास्तविक रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती, लेकिन हिमालय के रेगिस्तान में हर कहीं हरियाली है। ऐसा विरोधाभासी दृश्य एक साथ पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं दिखाई देता है। खारदुंगला से उतरने के बाद जगह जगह सेना के कैंप हैं। तुर्तुक से आगे ग्याक्षी गांव है और इससे 8 किलोमीटर आगे भारतीय सीमा का आखिरी गांव ठांग है। हमें वहीं तक जाना था। परतापुर यानी प्रतापपुर से आगे बढ़े तो दाईं ओर की पहाड़ी पर सेना के कई बंकर दिखाई देते रहे। गयाक्षी के आगे सामान्य पर्यटकों का जाना मना है। लेह से जो इनर लाइन परमिट बनता है वह तुर्तुक तक का ही होता है। हमें गयाक्षी में पुलिस चेक पोस्ट पर रोका गया। कैप्टन दीपक से पुलिस कर्मी की बात करवाकर हम आगे बढ़े। करीब 5 किलोमीटर बाद दाईं ओर ठांग गांव दिखाई देने लगा। यहीं से 2 रास्ते निकल रहे थे। एक सीधा सामने जा रहा था, यही 0 आरडी तक जाने का रास्ता था। दूसरा रास्ता दाईं ओर मुड़कर नदी के पुल पर जा रहा था, जो आगे ठांग गांव तक जाता है। इसी स्थान पर सेना का चेकिंग बूथ भी था। पंजाब रेजिमेंट के 2 जवान यहाँ मौजूद थे। यहाँ बैरियर भी लगा हुआ था। इन जवानों की बात भी कैप्टन दीपक से करवाई। फिर हमें आगे जाने की अनुमति दी गई। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे 0 आरडी पोस्ट है। यहाँ जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। यू आर इन एनिमीज ऑब्जर्वेशन, यानी आप दुश्मन की निगाहों में हैं। सामने की पहाड़ी के ऊपर पाकिस्तान सेना की पोस्ट है। हम 0 आरडी पोस्ट पर पहुंच गए। यहाँ हमारे आने की खबर थी। पंजाब रेजिमेंट के एक युवा स्मार्ट फौजी ने हमारा स्वागत किया। यहाँ पर एक गोलाकार कमरा बना हुआ है, जिसमें कई दूरबीनें लगी हुई हैं। प्रत्येक दूरबीन अलग अलग बिंदुओं पर सेट है। एक दूरबीन से सीमा पार बसा पाकिस्तानी गांव नजर आता है, तो दाईं ओर की पहाड़ी पर मौजूद पाकिस्तानी पोस्ट दूसरी दूरबीन से नजर आती है। कुछ दूरबीनों से भारतीय और पाकिस्तानी पोस्ट देखी। अमनदीप नामक इस फौजी ने हमें बताया कि 1971 से पहले तुर्तुक, गयाक्षी और ठांग पाकिस्तान के कब्जे में थे। 1971 के युद्ध के दौरान यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर की बहादुरी के चलते इन सभी इलाकों को भारतीय सेना ने कब्जे में ले लिया था।
16 दिसंबर 1971 को युद्ध विराम हो जाने के कारण आगे के गांवों पर कब्जा नहीं किया जा सका। यदि फौजें नहीं रुकती तो पाक अधिकृत कश्मीर का इस तरफ वाला काफी इलाका भारत के कब्जे में आ सकता था। भारतीय सीमा के आखिरी छोर पर एक आध घंटा गुजार कर हम बाहर निकले। युवा फौजी अमनदीप को कई धन्यवाद ज्ञापित कर जब हम बाहर आए तो नई मुसीबत सामने खड़ी थी। गाड़ी ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। करीब 1 घंटे तक हम गाड़ी से जूझते रहे। अंधेरा भी घिरने लगा था। डर यह था कि यदि गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो क्या होगा। भाग 7। बॉर्डर पर बंद गाड़ी, हिमालय पर भी है रेगिस्तान। तो चलिए बात वहीं से शुरू करता हूं जहां छोड़ी थी। हमारी गाड़ी बंद थी, स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। पोस्ट पर तैनात फौजी अमनदीप भी हमारी मदद करने के लिए बाहर आ गया था। ड्राइवर पुंचुक ने गाड़ी के फ्यूज चेक किए, बोनट खोलकर बैटरी को चेक किया, फिर सेल्फ मारा। 1 2 3 4 बार सेल्फ मारा, लेकिन इंजन स्टार्ट होने को तैयार ही नहीं था। फौजी अमनदीप ने कहा, आप कोशिश कर लो, वरना आगे फोन करके किसी जानकार को बुलाने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों को एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। हम पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र और पाकिस्तानियों की नजर में थे। इसी समय एक फौजी अफसर अपने परिवार के साथ जिप्सी में वहां आया। हमारी मदद को तत्पर अमनदीप तुरंत अफसर की सेवा में जुट गया। अब जब तक फौजी अफसर वहां से रवाना नहीं हो जाता, हमें उसकी मदद नहीं मिल सकती थी। ड्राइवर पुंचुक ने किसी को फोन लगाकर पूछताछ की। काफी देर गुजर गई। अंधेरा घिरने ही वाला था कि अचानक चमत्कार हुआ और गाड़ी स्टार्ट हो गई। हम लोग बेहद खुश थे। करीब 6:45 पर हम वहां से चले तो रात 9 बजे 162 RD आर्मी सेंटर के रेस्ट हाउस पर पहुंचे। बेहद शानदार रेस्ट हाउस, जबरदस्त खूबसूरती, ढेरों सुविधाएं। हमारे यहाँ आने की सूचना पहले से थी, इसलिए भोजन भी तैयार था। आर्मी के रेस्ट हाउस में रुकने का यह सभी के लिए पहला मौका था। आर्मी के जवान सेवा के लिए तत्पर खड़े थे। शानदार रात रही। सुबह ठीक 9 बजे आलू पराठे का नाश्ता आ गया। नाश्ते के बाद हम वहां से निकल पड़े। कल सुबह आर्मी के रेस्ट हाउस में आलू के पराठे का शानदार नाश्ता करने के बाद हम वहां से निकल गए थे। जाते समय और आते समय भी रास्ते भर सियाचिन वॉरियर लिखे हुए स्तंभ नजर आते हैं। कैप्टन दीपक से मुलाकात नहीं हो पाई। फोन पर बात हुई, मैंने धन्यवाद ज्ञापित किया। परतापुर, जो असल में प्रतापपुर है, वहां से आगे बढ़े। आगे हुंदर आता है। हुंदर से कुछ आगे निकल गए थे, लेकिन अचानक पलटे। मैं फोन पर व्यस्त था। बात खत्म हुई तो मैंने पूछा कि क्यों पलटे, तो कहा गया कि यहाँ कैमल सफारी करेंगे। प्रतापपुर से हिमालय का रेगिस्तान शुरू हो जाता है, जो करीब 30-35 किलोमीटर तक चलता रहता है। इस रेगिस्तान की खासियत यह है कि रेतीले टीले तो हैं, लेकिन आसपास हरियाली भी है, पानी भी है और चारों ओर पहाड़ है। एक और खासियत यह है कि यहाँ 2 कुबड़ वाले कम ऊंचे ऊंट होते हैं। हमने प्रति व्यक्ति 300 रुपए के हिसाब से कैमल सफारी की। मात्र 15 मिनट की सफारी, लेकिन यह मजेदार थी। बौने ऊंटों पर 15 मिनट तक रेत में घूमकर हम लौटे। इसी दौरान दशरथ जी की बाईं आंख में रेत या कोई अन्य चीज चली गई। वे 2-3 घंटे परेशान रहे। हुंदर से चले तो डिस्किट, खालसर, सुमुर और खारदुंग होते हुए फिर से खारदुंगला पहुंच गए। हम यहाँ जाते समय फोटोग्राफी कर चुके थे। इस बार नहीं रुके, लगातार चलते रहे। ठीक 4:30 बजे हम लेह में अपने होटल पर पहुंच चुके थे। ड्राइवर पुंचुक को 1250 रुपए का भुगतान कर रवाना किया। आज शाम हमें जोरावर फोर्ट पर लाइट एंड साउंड का शो देखना था। होटल के कमरे में टीवी पर रावड़ी राठौर फिल्म आ रही थी। सब लोग उसी का मजा ले रहे थे। तभी मैंने बाजार चलने को कहा। हम लोग बाजार के लिए निकल पड़े। करीब 1.5 घंटे बाजार में घूमे। मेन बाजार की एक दुकान पर गरम समोसे बनते दिखाई दिए। पूछा कि ये वेज है या नॉन वेज। होटल वाले ने बताया कि हम तो प्याज भी नहीं डालते। समोसे लिए छोले और चटनी के साथ।
समोसे मजेदार थे। समोसे खाकर जरूरत का सामान खरीद कर लौटे। तब तक 6:30 बज चुके थे। अब हमें जोरावर फोर्ट जाना था। हम जोरावर फोर्ट पहुंचे। यहाँ म्यूजियम भी बनाया गया है। डोगरा राजा गुलाब सिंह के सेनापति जोरावर सिंह ने कश्मीर के बाद लद्दाख और तिब्बत तक लड़ाइयां लड़ी थी। जोरावर सिंह ने कैलाश मानसरोवर को छुड़ाने के लिए चीन से लड़ाई लड़ी थी। 15,000 फीट की ऊंचाई पर खतरनाक पहाड़ी ऊंचाइयों में युद्ध लड़ने की क्षमता जोरावर सिंह में थी। जोरावर सिंह ने तकलाकोट में चीन से युद्ध लड़ा था। तकलाकोट में ही जोरावर सिंह की समाधि है, जो कि तिब्बतियों ने जोरावर सिंह की अप्रतिम वीरता को देखते हुए बनाई थी। यह समाधि मैंने कैलाश यात्रा के दौरान देखी थी। आज लेह के जोरावर फोर्ट पर लाइट एंड साउंड शो में जोरावर सिंह का पूरा इतिहास समझा। वहां से लौटे तो लद्दाख वाले टी शर्ट खरीदकर होटल में लौटे। जोरावर फोर्ट पर ही टोनी की तबीयत फिर से खराब होने लगी थी। उसे बुखार आने लगा था। होटल पर आकर उसे दवा खिलाई। रात को टीवी पर 3 इडियट्स फिल्म आ रही थी। उसी को देखते हुए हम लोग सो गए। हम सुबह करीब 10 बजे लेह के होटल से निकल गए। कल शाम को जोरावर फोर्ट जाते समय ओल्ड बस स्टैंड के पास पंजाबी वैष्णो ढाबा का बोर्ड दिखाई दिया था। आज वहीं नाश्ता करने का मन था। होटल से निकलकर सीधे उसी ढाबे पर पहुंचे। टोनी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने सुबह स्नान भी नहीं किया था। टोनी और प्रकाश को छोड़कर हम तीनों ने नाश्ता किया। यहां से आगे बढ़े तो कारगिल रोड पर करीब 25 किलोमीटर आगे गुरुद्वारा पत्थर साहिब पर पहुंचे। गुरु नानक देव यहां आए थे। गुरुद्वारे के सामने की पहाड़ी पर एक राक्षस रहता था, जिससे लोग बहुत परेशान थे। जब गुरु नानक देव यहां आए तो लोगों ने उन्हें बताया कि यह राक्षस बहुत परेशान करता है। तब गुरु नानक देव जी ने इसी स्थान पर अपना डेरा जमाया। राक्षस ने गुरु नानक देव को मारने के लिए एक बड़ा पत्थर उन पर लुढ़काया। वह पत्थर गुरु नानक देव पर आकर मोम का बन गया और बाद में राक्षस उसी मोम में फंस गया। तब उसने गुरु नानक से क्षमा याचना की। यहाँ के एक पत्थर पर गुरुमुखी लिपि में प्राकृतिक रूप से ओम लिखा हुआ है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब पर दर्शन करके लंगर चख के हम आगे बढ़े। पूछताछ के दौरान पता चला कि मैग्नेटिक हिल 2 किलोमीटर आगे है। उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई प्रयोग नहीं कर पाए। वहीं दुकानदारी जमी हुई थी। एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जिसने मैग्नेटिक हिल पर बैरियर लगा दिया है। हम इस पहाड़ी को चेक नहीं कर पाए। यहाँ से आगे बढ़े। अब हमें जाना था आर्यन वैली। कहते हैं कि आर्यन वैली में वैदिक आर्यों के मूल वंशज रहते हैं। इन्हें देखने दुनिया भर के लोग आते हैं। आर्यन वैली हाईवे से भीतर करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद शुरू होती है। हम भी इसी रास्ते पर चल पड़े। समस्या यह थी कि टोनी बीमार था और उसके लिए सफर बड़ा कष्टदायक साबित हो रहा था। हम आर्यन वैली के रास्ते पर करीब 13 किलोमीटर चले गए, लेकिन आगे सड़क का काम चल रहा था। रोड जाम थी। पता चला कि करीब 1 घंटा जाम खुलने में लगेगा। इस वक्त करीब 2:30 बज रहे थे। वहीं से वापस लौटने का फैसला किया। आर्यन वैली जाने का आइडिया ड्रॉप किया और 12 किलोमीटर चलकर फिर से हाईवे पर आ गए। कुछ दूर चले तब मैंने गाड़ी चलाने का प्रस्ताव रखा। कारगिल अभी 70 किलोमीटर दूर था। वहां रुककर चाय पी और गाड़ी का स्टीयरिंग मैंने अपने हाथ में ले लिया। लेह से चले थे तब से कई पहाड़ी उतर चुके थे। अब मेरे हाथ में गाड़ी थी। अभी ढलान चल ही रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चढ़ाई आ गई। हम लगातार ऊपर चढ़ते हुए फिर से 12,500 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए और फिर नीचे उतरने लगे। यह घाट उतरने के बाद अब रास्ता लगातार घाटी में था। रास्ता नीचे उतरता जा रहा था। इसी दौरान कारगिल डीसी के पीए से बात हो रही थी कारगिल रेस्ट हाउस में रात रुकने के लिए। पीए मिस्टर कर्मा ने बताया कि रेस्ट हाउस तो नहीं है, डाक बंगलों में हमारे लिए कमरे बुक हो गए हैं। हम करीब 5:30 बजे कारगिल में प्रविष्ट हुए। 1999 से कारगिल शब्द सुन सुनकर परेशान हो चुका था। आज कारगिल पहुंच ही गया। कारगिल में हर महिला पुरुष काले कपड़ों में नजर आ रहा था। सुंदर लड़कियां भी काले कपड़ों में थी। पता चला कि मुहर्रम की वजह से सभी ने काले कपड़े पहने हुए हैं।
डाक बंगला ढूंढते ढूंढते हम कलेक्टोरेट पहुंच गए। यहाँ डाक बंगला है। वहां मौजूद 2 कर्मचारियों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि उन्हें बुकिंग की कोई जानकारी नहीं है। कारगिल में 2 डाक बंगले हैं। कर्मचारियों ने दूसरे डाक बंगले पर फोन लगाया तो पता चला कि वहां पर हमारे नाम की बुकिंग है। अब हमें वहां जाना था। इसी डाक बंगले पर कर्मचारियों से बातचीत में पता चला कि कल मुहर्रम है और कल कारगिल के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। फिर एक पुलिस वाले से पूछा तो उसने भी यही बताया। यह जानकारी मिलने पर सभी ने कारगिल से आगे बढ़कर कहीं ठिकाना ढूंढने का फैसला किया। दूसरे वाले डाक बंगले पर तो हम पहुंचे ही नहीं, सीधे ही कारगिल कस्बे से बाहर हो गए। कारगिल में धारा 370 हटने का सकारात्मक असर पड़ा है। कारगिल का मामला गड़बड़ाने के बाद आगे बढ़े रास्ते में 2-3 जगह कमरे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमारी खोज इस रिजॉर्ट पर आकर खत्म हुई। यह होटल कारगिल वार मेमोरियल के बेहद नजदीक है। सुबह हम वहां जाएंगे। टोनी की तबीयत अब भी खराब है। उसे एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं। उम्मीद है कि कल तक वह ठीक हो जाएगा। अब बस सोने का वक्त। 10 सितंबर 2019 मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे, तोलोलंग रिजॉर्ट, द्रास। इस वक्त यहाँ अच्छी खासी ठंड है। इस रिजॉर्ट के सामने पहाड़ है, सामने ही कारगिल वार मेमोरियल है। इसे देखकर श्रीनगर चलेंगे। आज मुहर्रम है। बातचीत से पता चल रहा है कि सारी दुकानें बंद हैं। श्रीनगर में घुसने रुकने की व्यवस्था हो पाएगी या नहीं, वहीं जाकर पता चलेगा। भाग 8। हम कारगिल के मुहर्रम से बचने के लिए रात को ही द्रास पहुंच गए थे, लेकिन अब यहाँ हाईवे पर मुहर्रम का मातम मनाया जा रहा है और हाईवे पर ट्रैफिक जाम है। हमसे आगे 2 इनोवा गाड़ियों में सवार मुंबई के गुजराती लोगों की शाम को फ्लाइट है। वे पुलिस वालों से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह उनकी गाड़ियां पार करवा दे, लेकिन यह संभव नहीं दिखता। करीब 200-300 पुरुष और 100 के करीब महिलाएं काले कपड़े पहनकर मुहर्रम का मातम मना रहे हैं। सभी अपने हाथों से छाती पीट रहे हैं। कई पुरुष खूनजार हो चुके हैं। एम्बुलेंस और मेडिकल हेल्प साथ में है। आगे श्रीनगर के रास्ते में और भी कहीं जाम मिल सकता है। मातम मनाने वाले सभी शिया हैं। सुन्नी मुस्लिम मुहर्रम तो मनाते हैं, लेकिन इस तरह नहीं। इनका यही पागलपन तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है। खैर, सुबह भी हमारे सामने यही संकट था। होटल वाले ने हमसे कहा था कि यदि जल्दी निकल गए तो ठीक, वरना सड़क पर जाम लग जाएगा। हम लोगों ने वहीं आलू पराठे का नाश्ता किया। 9:30 हो चुके थे। अब कारगिल वार मेमोरियल देखने पहुंचे। हम यह नहीं छोड़ सकते थे, चाहे जाम में दिन भर फंसना पड़े। कारगिल वार मेमोरियल बेहद शानदार है। यहाँ आकर भारतीय सेना के वीर जवानों का अप्रतिम शौर्य जीवंत हो उठता है। मेमोरियल तोलोलिंग पहाड़ी की तलहटी में ही बना है। इसी चोटी को सबसे पहले फतह किया गया था। यहाँ अमर जवान ज्योति जलती है, जिसके पीछे विशाल तिरंगा लहराता है। गेट से प्रवेश करते ही सामने अमर जवान ज्योति और तिरंगा नजर आता है। भीतर प्रवेश करते ही बाईं ओर एक युद्धक विमान खड़ा किया गया है। बीच में बने रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो दोनों ओर छोटी तोपें रखी हुई है। बाईं ओर एक बड़ी बोफोर्स तोप भी प्रदर्शित की गई है। इस तोप ने कारगिल युद्ध में कमाल का काम किया था। आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं अमर जवान ज्योति पर। इसके बाईं ओर तोलोलिंग के युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों की समाधियां बनी हुई है। समाधियों पर श्रद्धांजलि अर्पित कर हम लौटते हैं फिर से अमर जवान ज्योति पर। अमर जवान ज्योति से दाईं ओर वार म्यूजियम है, जिसमें पाकिस्तान से छीने गए हथियार, पाकिस्तानी ध्वज आदि तो है ही, कारगिल युद्ध के तमाम मोर्चे की लड़ाइयों के फोटोग्राफ्स और अन्य विवरण भी मौजूद हैं। वीर सैनिकों द्वारा लिखे गए पत्र, परमवीर, महावीर और वीर चक्र प्राप्त सैनिकों के फोटो आदि भी दर्शाए गए हैं। हमने म्यूजियम देखा, फोटोग्राफी की। इस वक्त 10:15 बज चुके थे। हमें पता था कि अब जाम में फंसना तय है। यहाँ कारगिल युद्ध की एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाती है। इसका शुल्क 100 रुपए प्रति व्यक्ति है।
अब सोचा कि जब जाम में फंसना ही है तो फिल्म भी देख ली जाए। फिल्म बेहद शानदार थी, हृदय स्पर्शी। यह देखकर पता चलता है कि वह लड़ाई कितनी कठिन, असंभव जैसी थी, जिसे सैनिकों ने अपनी वीरता से जीता था। 15,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को नीचे जाकर मारना असंभव ही है, जिसे हमारे सैनिकों ने संभव कर दिखाया था। यहाँ 7 ईयर शॉप भी है। मैंने और अनिल ने कारगिल युद्ध पर आधारित कहानियों की पुस्तक ली। अन्य लोगों ने भी कुछ कुछ खरीदा। यहाँ से निकलते निकलते 11 बज गए थे। द्रास कस्बा करीब 5 किलोमीटर आगे था। वहां पहुंचे तो सड़क जाम थी। सड़क पर मातम चल रहा था। वह देखकर आए तभी एक स्थानीय ड्राइवर ने द्रास से बाहर निकलने का रास्ता बताया। उसने कहा कि उस रास्ते से हम आगे जा सकते थे। हमें जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। यह कच्चा रास्ता बेहद खराब था, लेकिन इसने हमें जाम से बचा लिया था। अब द्रास को पार कर आगे बढ़ गए। कारगिल जिले की सीमा पर चेकिंग के लिए रुके। यहाँ चाय पी। यहाँ से जोजिला पास 18 किलोमीटर और सोनमर्ग 35 किलोमीटर था। हमें गाड़ी में डीजल भी डलवाना था, जो कि सोनमर्ग में मिलने की बात कही गई थी। जोजिला दर्रा करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर है। इसे पार करने के बाद आगे सड़क पर जाम लगा हुआ था। सड़क बनाने के लिए पहाड़ में ब्लास्ट किए जा रहे थे। यहाँ से नीचे सोनमर्ग घाटी नजर आ रही थी। जाम तो करीब आधे घंटे बाद खुल गया, लेकिन आगे बढ़ने के बाद हमसे आगे चल रही गाड़ियां पक्का रोड छोड़कर एक कच्चे रास्ते से उतरने लग गई। यह बेहद खतरनाक, तीखा, नागमोड़ी ढलान था। छोटी गाड़ियां तो जैसे तैसे उतर रही थी, लेकिन बड़ी गाड़ियों का यहाँ से उतरना बेहद कठिन, असंभव सा था। इसी रास्ते पर अब ट्रक भी आ गए थे। ढलान वाले तीखे 180 डिग्री के मोड़ पर ट्रक के मुड़ने की जगह ही नहीं थी, इसलिए ट्रक एक पट्टी रिवर्स गियर में उतार रहे थे। ट्रक एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक सीधे, फिर अगले मोड़ पर पलट न पाने की वजह से रिवर्स गियर में उतर रहे थे। यह बेहद खतरनाक था। हमें यह डर भी लग रहा था कि पहाड़ी पर रिवर्स गियर में उतरता कोई ट्रक अगर फिसल जाए तो वह सीधे हमारे ऊपर आकर गिरेगा। नीचे से देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था। खैर, हम जैसे तैसे उतर आए और फिर से हाईवे पर आ गए। अब 10-12 किलोमीटर सोनमर्ग तक का रास्ता बेहद शानदार था। फौरन यहाँ पहुंच गए, लेकिन यहाँ मातम चल रहा है और हमारे वाहन अटके पड़े हैं। सड़क खून से लाल हो चुकी है। अब यह मातम जब खत्म होगा तभी हमारा मातम भी खत्म होगा। वो हुसैन के लिए मातम कर रहे हैं और हम रास्ता बंद होने का मातम मना रहे हैं। भाग 9। 370 हटने से बेअसर दिखी पूरी घाटी। हम सोनमर्ग में फंसे हुए थे। मोहर्रम का मातम जुलूस चींटी की चाल से आगे बढ़ रहा था। एकाध दर्जन रक्त रंजित लोगों को मेडिकल हेल्प दी गई। जैसे तैसे मातम जुलूस हाईवे से सरका और हम सोनमर्ग से दोपहर 3 बजे आगे बढ़ पाए। श्रीनगर यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर था। सड़क शानदार थी। अब कश्मीर घाटी शुरू हो चुकी थी। हमें जानना था कि धारा 370 हटने का असर क्या है। हाईवे पर ज्यादातर दुकानें बंद नजर आ रही थी, लेकिन जरूरत की चीजों की दुकानें खुली थी। लोग सामान्य तौर पर आवाजाही कर रहे थे और कहीं भी तनाव नजर नहीं आ रहा था। हाईवे पर करीब 50 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद एक बोर्ड नजर आया जो बता रहा था कि सीधे जम्मू का रास्ता अलग था और श्रीनगर का रास्ता अलग था। अब हमें यह तय करना था कि हम सीधे जम्मू के रास्ते पर चलें या श्रीनगर में जाएं। रास्ते भर हर गांव में और हाईवे पर भी हर जगह सेना और पुलिस के लोग तैनात थे। यहाँ 2 रास्ते बट रहे थे। वहां गाड़ी रोकी और वहां तैनात सशक्त बलों के जवानों से बातचीत की। वे हमें देखकर खुश हो गए कि हम एमपी से आ रहे हैं। एक जवान ने स्थानीय पुलिस वाले से पूछताछ कर हमें बताया कि हमें सीधे आगे निकल जाना चाहिए, क्योंकि आज मुहर्रम है और श्रीनगर में ठहरने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। लेकिन उन्होंने जो रास्ता सुझाया था वह सीधे श्रीनगर के लाल चौक पर जा रहा था। हम लाल चौक वाले रास्ते पर बढ़ गए। बाजार की दुकानें यूं तो बंद नजर आ रही थी,
लेकिन रोजमर्रा की जरूरत वाली दुकानें जैसे किराना, सब्जी भाजी, दूध, दवाएं आदि की दुकानें खुली हुई थी। सड़क पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे, लेकिन लोग, यहाँ तक कि महिलाएं और बच्चे भी बड़े आराम से सड़क पर चल रहे थे। हम श्रीनगर सिटी में पहुंच गए। इस वक्त शाम के 5:30 बज चुके थे। शहर में भी वही हाल था। दुकानें बंद थी, लेकिन जरूरतें पूरी हो रही थी। सड़कों पर लोग बड़े आराम से घूम रहे थे। हमें लगा था कि हमारी गाड़ी रोककर पूछताछ की जाएगी या हमें शहर के भीतर जाने से रोका जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिछले कई दिनों से टीवी पर जो खबरें आ रही थी वे सब सच साबित हो रही थी। हमें लगा था कि जगह जगह चेकिंग हो रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लाल चौक के पहले केवल एक जगह हमें रोका गया। सामान्य पूछताछ हुई। फिर हमने पूछा कि हमें यहाँ रुकना है, तो हमें सुरक्षा कर्मी ने बताया कि लाल चौक या डल झील पर होटल मिल सकते हैं। हालांकि रास्ते में जितने होटल नजर आए वे सब बंद थे। हमारी समस्या यह थी कि अगर रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाई और रात हो गई तो हम क्या करेंगे। हमने तय किया कि श्रीनगर शहर के भीतर का नजारा करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। जहां 2 रास्ते अलग हुए थे, वहां सुरक्षा कर्मी ने बताया था कि आप आराम से 2 घंटे में घाटी से बाहर निकल सकते हैं और आगे कांजी कुंड में आपको होटल मिल जाएंगे, इसलिए आप वहीं चले जाना। श्रीनगर शहर में दुकानें, बाजार बंद थे, लेकिन लोगों का सामान्य जीवन सुचारू दिख रहा था। किराना दुकानें, सब्जी भाजी, दूध और फल की दुकानें खुली हुई थी और लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीद रहे थे। हमें बताया गया था कि व्यापारी अपनी दुकानें केवल विरोध प्रदर्शन के लिए बंद दिखा रहे हैं। यह भी सही साबित हो गया था। 1-2 जगह हमने होटलों में पूछताछ भी की थी, लेकिन होटल बंद थे। इस वक्त 6 बज गए थे। यही तय किया कि श्रीनगर से निकलकर घाटी के बाहर जाकर किसी होटल में रुक जाएं। हम निकल पड़े। करीब 50 किलोमीटर तक समतल भूमि पर 4 लेन रास्ता था। पामपोर और अनंतनाग जैसे कस्बे से आगे बढ़कर जवाहर टनल तक जा पहुंचे। घाटी खत्म होने के बाद करीब 18 किलोमीटर पहाड़ चढ़ने के बाद जवाहर टनल आती है, जो जम्मू को कश्मीर से अलग करती है। टनल पार करके आगे बढ़े। इस वक्त 7:30 बज चुके थे। घाटी में पिछले 6-7 घंटे घूमने के बाद हम समझ चुके थे कि सारी चीजें पूरे नियंत्रण में हैं और अब सब कुछ ठीक होने वाला है। जवाहर टनल से निकलकर होटल की तलाश करते रहे। करीब आधे घंटे बाद बनिहाल कस्बा आया। यहाँ 1-2 होटल देखने के बाद जानकारी मिली कि JKTDC का डाक बंगला है। यहाँ पहुंचे तो बड़ी आसानी से थोड़े महंगे लेकिन बेहतरीन कमरे मिल गए। 1200 का एक कमरा। कमरे शानदार थे। बिना वक्त गवाए हम यहाँ रुक गए। यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध था। मनोरंजन कार्यक्रम के बाद डाइनिंग हॉल में बढ़िया भोजन किया। इसी दौरान प्रकाश राव स्थानीय कर्मचारियों से धारा 370 पर चर्चा करने लगा। हम कमरे में आए तभी बनिहाल पुलिस के SHO आबिद बुखारी से मुलाकात हुई। ये 10-15 मिनट की मुलाकात बेहद शानदार रही। युवा SHO आबिद बुखारी राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और धारा 370 को हटाने के पक्ष में हैं। मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ। इसी दौरान आबिद के फोन से वासिफ काजी से बात हुई। सुबह मिलने का वादा करने के बाद ये चर्चा समाप्त हुई। अब सोने का वक्त। भाग 10। आज की सुबह हम बनिहाल के JK टूरिज्म के डाक बंगले में सोकर उठे थे। सुबह 8:30 तक सब लोग लगभग तैयार हो चुके थे। रात को बनिहाल के SHO आबिद बुखारी से सुबह मिलने की बात हुई थी। हमारे फोन बंद थे। डाक बंगले के एक कर्मचारी का फोन लेकर मैंने आबिद बुखारी को फोन लगाया। उसने कहा कि वह 15-20 मिनट में रेस्ट हाउस पर पहुंचेगा। इस दौरान हम लोगों ने बेहतरीन सब्जी पराठे का नाश्ता किया, चाय पी। अब हम निकलने को तैयार थे। मैंने फिर से एक कर्मचारी का फोन लेकर आबिद को फोन लगाया। उसने कहा कि वह 5 मिनट में पहुंच रहा है। इधर हम गाड़ी में सवार होने को तैयार थे। गाड़ी में सवार हो ही रहे थे कि मैंने सबसे कहा कि 5 मिनट रुकना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त SHO आबिद फुल यूनिफॉर्म में 4 अंगरक्षकों के साथ वहां पहुंच गया। हम फिर से रेस्ट हाउस के भीतर पहुंचे। आबिद ने फिर से चाय का ऑर्डर दिया। अब बातें होने लगी अनुच्छेद 370 और कश्मीर पर। आबिद का कहना था कि फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता को विश्वास में लेना चाहिए था,
क्योंकि वही भारत का झंडा उठाए हुए था। हम इससे सहमत नहीं थे, लेकिन चर्चा होती रही। आबिद बुखारी का कहना था कि 1 लाख लोग मर चुके हैं, हर घर में किसी न किसी की मौत हो चुकी है। अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को प्यार से मनाए। पता नहीं कब स्थिति सुधरेगी। मेरा सोचना यह था कि बाकी देश के 125 करोड़ लोगों की भावनाएं इन्हें पता ही नहीं है। कुल मिलाकर आबिद से अच्छी बातें हुई। आगे भी संपर्क में रहने के वायदे के साथ हम यहाँ से विदा हुए। हम 10:30 पर बनिहाल से निकले। आज टोनी की तबीयत ठीक थी, गाड़ी वही चला रहा था। आगे लगातार पहाड़ी रास्ता था। हम चलते रहे। इसी दौरान ध्यान में आया कि गाड़ी के अगले पहिए में डिस्क पैड घिस गए हैं। गाड़ी के सेंसर लगातार इसकी सूचना दे रहे थे। हमने करीब 12:30 बजे जम्मू पार कर लिया। उधमपुर से ही शानदार 4 लेन रास्ता शुरू हो गया था। पहाड़ों की तलहटी थी, इसलिए रास्ता पहाड़ी और घुमावदार ही था, लेकिन 4 लेन शानदार था। हम जम्मू पार कर गए। हमें गाड़ी ठीक करवानी थी। योजना यह थी कि अगर ठीक से चले तो आज ही शाम को अमृतसर की बाघा बॉर्डर की परेड देख लेंगे, लेकिन गाड़ी में समस्या थी। जम्मू से आगे बढ़े, गाड़ी भी ठीक करवाना थी और भोजन भी करना था। अचानक महिंद्रा का शोरूम नजर आया। गाड़ी लेकर वहां पहुंचे, गाड़ी चेक करवाई। वहां बताया गया कि काम तो मात्र आधे पौन घंटे का है, लेकिन इस काम को करने में 3-4 घंटे लग जाएंगे। वहां से आगे बढ़े, अभी 2:15 बजे थे। बारिम ब्राह्मणा में एक सर्विस स्टेशन नजर आया। यह किसी बलवीर सिंह का था। पास में ही ढाबा भी था। गाड़ी दिखाई तो उसने कहा कि अगर डिस्क पैड मिल गए तो काम हो जाएगा। उसने डिस्क पैड के लिए कहीं फोन लगाया और फिर बोला कि काम हो जाएगा। हम बगल के ढाबे में भोजन करने चले गए। ढाबे पर राजमा और भिंडी का ऑर्डर दिया। भिंडी तो शानदार थी, लेकिन राजमा खराब हो चुका था। ढाबे वाले को बताया तो उसने राजमा की जगह दाल दे दी। भोजन करने के दौरान ही हमें पता चला कि डिस्क पैड नहीं मिले हैं। गाड़ी ठीक नहीं हो पाएगी। हम वहां से आगे बढ़ने को तैयार थे। इस वक्त 4 बज गए थे और अमृतसर 160 किलोमीटर दूर था। हम परेड के वक्त तक वहां नहीं पहुंच सकते थे। अब यह तय था कि अमृतसर में ही रात गुजारना है। कल स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग और अटारी की परेड देखकर ही आगे बढ़ना है। हमारे मोबाइल भी अब चालू हो चुके थे। इंटरनेट भी चालू हो गया था। मैंने पंजाब सरकार के पोर्टल पर सर्किट हाउस बुक करवाया, लेकिन सर्किट हाउस पर फोन करने से पता चला कि वहां रिनोवेशन चल रहा है। ओयो पर होटल देखे। 800 रुपए प्रति रूम के हिसाब से रूम उपलब्ध थे। इस होटल पर रूम बुक करवाए। शाम 6:30 बजे हम अमृतसर में पहुंच गए थे। अमृतसर में घुस ही रहे थे कि अचानक एक गैरेज नजर आया। उसको गाड़ी दिखाई। उसने कहा कि आप सुबह 9:30 पर आ जाइए, 1 घंटे में काम हो जाएगा। वहां से गूगल लोकेशन लेकर होटल पर पहुंचे। बढ़िया ठीक ठाक एसी कमरे थे। यहाँ पहुंचे और मनोरंजन कार्यक्रम चला। रात 9 बजे होटल से निकले तो सीधे स्वर्ण मंदिर के सामने पहुंच गए। इसी बाजार में एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में भोजन किया। बाहर निकले तो टोनी ने कहा बाजार घूमते हैं। सब लोग बाजार घूमने को राजी हो गए। टोनी को खरीदारी करना थी। उसने एक दुकान से 800 रुपए प्रति सूट के हिसाब से 10 सूट खरीदे। रात करीब 10:30 पर होटल लौट आए। इसके बाद मैं और प्रकाश होटल से निकले तो रात 11:15 बजे होटल में लौटे। इसी दौरान घर से वैदेही का फोन आ गया। मैंने कहा कि मैं डायरी लिख रहा हूँ। बातें हुई, फिर डायरी से जुड़ा। अब सोने का वक्त। 12 सितंबर 2019। आज की सुबह अमृतसर से शुरू हुई थी। होटल में कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता भी था। पता चला नाश्ते में सिर्फ आलू पराठे थे। आलू पराठे खाकर करीब 10 बजे होटल से चेकआउट किया। बाटला रोड पर स्थित राघव कार गैरेज में कल गए थे। आज सुबह करीब 5.5 किलोमीटर चलकर वहीं पहुंचे। गाड़ी ठीक करवानी थी। इसमें करीब 1.5 घंटा लगा। इसी दौरान मैंने बाघा बॉर्डर की परेड के वीआईपी पास के लिए स्थानीय पत्रकारों को फोन लगाए। आखिर में एक पत्रकार ने बीएसएफ के डीआईजी का नंबर दिया। अब गाड़ी ठीक हो चुकी थी। हम वहां से निकले और सीधे स्वर्ण मंदिर पहुंचे। स्वर्ण मंदिर के मुख्य मंदिर हरमिंदर साहिब में भारी भीड़ थी। सभी ने भीतर नहीं जाने का निर्णय लिया।
सरोवर के बीच में स्थित स्वर्ण मंदिर के दूर से दर्शन करने के बाद इस परिसर में स्थित तमाम गुरुद्वारों के दर्शन करके लंगर में पहुंचे। अमृतसर में इस वक्त तबाह करने वाली गर्मी पड़ रही थी। पसीने की धाराएं बह रही थी। पसीने के कारण कपड़े गीले हो चुके थे। इसी हालत में हम स्वर्ण मंदिर के लंगर में पहुंचे। हर दिन यहाँ लाखों लोग लंगर चखते हैं। हमने भी लंगर चखा। गजब का सेवा भाव है। श्रद्धालु काम में जुटे रहते हैं। भोजन करके बाहर निकले, बगल में ही जलियांवाला बाग है, जहां जनरल डायर ने करीब 400 लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी और 1250 को घायल कर दिया था। बाद में उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन जाकर मार दिया था। जलियांवाला बाग में घूमकर फोटो वगैरह खींचकर बाहर निकले। अभी 1:45 बजे थे। अटारी की बाघा बॉर्डर पर परेड देखना थी। परेड 6 बजे शुरू होती है। हम अटारी के लिए चल पड़े। जैसे तैसे हमने 4 बजाए। तीखी धूप, जबरदस्त गर्मी, करीब 42 डिग्री तापमान। हम अभी लेह और कश्मीर की ठंडक से लौटे हैं। ठंडक से अचानक खतरनाक गर्मी से सामना हुआ है। हम अटारी बॉर्डर पर 4 बजे पहुंचे। तेज धूप में सामान्य गैलरी में जाकर बैठना पड़ा। वीआईपी पास हासिल करने की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। बीएसएफ के अफसरों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप पहले बताते तो काम हो जाता। हम आम गैलरी के गर्म पत्थरों पर जाकर बैठ गए। जानलेवा गर्मी की तीखी धूप में गर्म पत्थरों पर 1.5 घंटा गुजारा। वाघा बॉर्डर अब बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। हर दिन 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ परेड देखने के लिए पहुँचते हैं। सरकार ने बहुत बड़ा पेवेलियन बना दिया है। टूरिस्ट अट्रैक्शन के चलते परेड में कई नए आइटम जोड़ दिए गए हैं। शुरुआत में देशभक्ति के फिल्मी गाने चलते हैं। करीब आधे पौन घंटे के बाद वहां मौजूद डांस की इच्छुक महिलाओं को बुलाया गया। फिर करीब आधे घंटे तक देशभक्ति गीतों पर महिलाएं नाचती रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान की दर्शक दीर्घा भारत के मुकाबले बहुत छोटी थी और उसमें दर्शक भी बहुत कम थे। भारत के नागरिक भरचक जोश में भरकर नारे लगा रहे थे। बीएसएफ का एक जवान नारे लगवा रहा था। इसी दौरान तिरंगे झंडे लेकर बच्चियां और महिलाएं दौड़ लगा रही थी। परेड देखने आए विदेशी मेहमान भी उत्साहित थे। कई विदेशी लड़कियां पहले तिरंगा लेकर दौड़ी और बाद में जब महिलाओं को डांस करने के लिए बुलाया गया तो विदेशी लड़कियां भी डांस करने के लिए पहुंच गई। उन्होंने भी जमकर डांस किया। इसके बाद ध्वज उतारने की प्रक्रिया पूरी हुई। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान भीषण गर्मी की वजह से हम लोगों के सारे कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। परेड 7 बजे खत्म हुई। हमने कल ही तय किया था कि अमृतसर से करीब 100 किलोमीटर आगे जाकर रुकेंगे। हम लोग 4 लेन पर निकल पड़े। हमें भटिंडा हाईवे पर जाना था। भटिंडा करीब 125 किलोमीटर था। हमने सोचा था कि 100 किलोमीटर चलकर कहीं रुक जाएंगे। भटिंडा से पहले फरीदकोट आता है। फरीदकोट के आसपास हाईवे पर होटल मिलने की उम्मीद थी। अब 8:45 बजने को थे। फरीदकोट 30-40 किलोमीटर दूर था। हम रोड के दोनों तरफ होटल देख रहे थे। होटल कहीं नजर नहीं आया। वहां से आगे बढ़े। अब 10 बज चुके थे और भटिंडा के पास ही पहुंच चुके थे। भटिंडा के पास पहुंचने के पहले हम ओयो पर भटिंडा के होटल सर्च कर रहे थे, लेकिन ओयो पर भटिंडा में कोई होटल दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर में यही तय हुआ कि भटिंडा शहर के भीतर जाकर होटल देखे जाएं। भटिंडा के भीतर गए, रेलवे स्टेशन इलाके में पहुंचे और वहीं होटल ढूंढे। करीब 11:15 बजे हम इस होटल में पहुंचे। सामान टिकाया, कुछ देर ठहरे, फिर भोजन करने स्टेशन के पास पहुंचे। भोजन करके लौटे। इस वक्त रात के करीब 1:30 बज रहे हैं। अब सोने का वक्त है। अगली सुबह 13 सितंबर 2019। सभी लोग तैयार हो चुके हैं और अब यहां से निकलने की तैयारी है। बीती रात हमने काफी रास्ता तय कर लिया था। आज हमें अजमेर के आसपास पहुंचना है, तभी हम कल रात तक रतलाम पहुंच सकेंगे।